लेट मी रिकॉर्ड। तो ये सिलेबस है, हम किस तरीके से कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो देखेंगे, कॉजेज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन। एंड देन लास्टली हम देखेंगे कि जो हम पेपर में मिस्टेक्स अपनी करते हैं वो क्या है, ठीक है। तो ये जो सेशन है ये आपका डेली स्टार्ट हुआ करेगा 8:15 PM पे, और 1 घंटे बाद ये एंड हो जाएगा 9:15 PM पे, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह ताला अभी कोशिश तो यही होगी कि रिकॉर्डिंग आपको जो है वो 24 आवर्स के लिए अवेलेबल कर दी जाए, कि इन केस अगर किसी का कोई चीज़ मिस हो जाती है तो वो रिकॉर्डिंग से सुन सकता है, ठीक है। और ये जो ड्यूरेशन है इस कोर्स की वो 7 to 8 डेज है, 7 से 8 दिन में इसको हम अपने सारे कोर्स को कवर करेंगे। तो बेसिकली जो हमारा ये है कोर्स, इसको हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। एक तो है हमारा प्री इंडिपेंडेंस इरा, दूसरा है पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा, एंड थर्ड वन इज हिस्टोरिकल इवेंट। तो हम अपने इस पूरे कोर्स को इन 3 सेक्शंस के अंदर कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये 3 सेक्शंस की जो डिवीजन है ये आगे मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारी डिवीजन क्या है। तो जो प्री इंडिपेंडेंस इरा है हमारा, और उसके अंदर जो जो टॉपिक हमने कवर करने हैं, एक तो उसमें आपका आ जाता है कॉजेज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन, ठीक है। देन सेकंड हम टॉपिक जो इसके अंदर कवर करेंगे वो ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका, जिसमें 13 कॉलोनीज की मेकिंग है। वो सारा हम देखेंगे, इसकी हिस्ट्री जो है वो क्या है, कि कैसे ये 13 कॉलोनीज बनी, और ये किस तरीके से बाद में इन्होंने इंडिपेंडेंस की तरफ जो है इनकी स्ट्रगल स्टार्ट हुई, ठीक है। एंड देन इसके बाद आ जाता है हमारा जो टॉपिक। हाँ, ओके, मैं आपको एंड पे बता देता हूँ, तो कोई चीज़ आपकी मिस हो गई है तो उसको एंड पे कवर कर देते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ यूएसए, हमने ये टॉपिक करना है सेकंड। एंड थर्ड वन जो इस सेक्शन का जो पार्ट है प्री इंडिपेंडेंस इरा, दैट इज इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ठीक है। तो ये हमारा पहला जो पार्ट है, ये जो सेक्शन जो है इसके अंदर 3 टॉपिक हमने कवर करने हैं। कॉलेज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन जो कि हम आज कवर करेंगे, ठीक है। देन है ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ यूएसए जो हम कल करेंगे, जिसमें हमने 13 कॉलोनीज की मेकिंग है और सारी इनकी हिस्ट्री देखनी है। एंड इसके बाद जो थर्ड डे होगा वो हमारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट पे चला जाएगा, ठीक। अब जो सेकंड जो हमारा पार्ट है, जिसमें हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा की बात की, उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स आ जाते हैं जो हमने कवर करने हैं। फर्स्ट वन उसमें जो आ जाता है टॉपिक वो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग है। एंड देन है ये आपकी वेस्टवर्ड एक्सपेंशन, सही। और जो थर्ड सेक्शन है जिसमें हमने हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात की है। हिस्टोरिकल इवेंट्स में जो हमने इवेंट्स कवर करने हैं, एक है सिविल वॉर ऑफ अमेरिका। सेकंड जो हमारा टॉपिक होगा इसके अंदर वो है द ग्रेट डिप्रेशन एंड न्यू डील। एंड जो थर्ड टॉपिक होगा हमारा, जो लास्ट टॉपिक होगा इस सेशन का, वो होगा हमारा सिविल राइट्स मूवमेंट। सही। तो ये हमारे ये 3 सेक्शन पे जो डिवीजन है ये कुछ इस तरीके से है कि 3 सेक्शन हैं। एक तो है हमारा प्री इंडिपेंडेंस इरा, सेकंड है पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा, थर्ड है हिस्टोरिकल इवेंट्स। और ये जो आज का एजेंडा है उसमें ये स्कीम हमने डिस्कस कर ली, ठीक है।
और जो ये सेशन है ये डेली हुआ करेगा 8:15 से 9:15 तक, और 7 से 8 दिन में इसको हम कवर कर लेंगे इस कोर्स को। तो ये जो हमने टॉपिक्स इसमें सेलेक्ट किए हैं बेसिकली, ये आपके कोर्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप ये सेशन अटेंड कर लेते हैं 7 से 8 दिन को में अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं, और जो आपको रीडिंग्स ग्रुप में प्रोवाइड की जाएँ तो और उनको आप कर लें, एक दफ़ा पढ़ लें, तो आपकी इंशाल्लाह ताला इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी कि आप इजीली 50 प्लस मार्क्स जो हैं वो स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्कीम ऑफ स्टडी मैं रिपीट कर रहा हूँ। प्री इंडिपेंडेंस इरा, उसमें काजेज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन है, पोस्ट और ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका और इंडिपेंडेंस मूवमेंट। सेकंड है पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग है, वेस्टवर्ड एक्सपेंशन है, एंड थर्ड है हिस्टोरिकल इवेंट्स, जिसमें हम सिविल वॉर ऑफ अमेरिका, द ग्रेट डिप्रेशन एंड न्यू डील को जो कवर करेंगे, और सिविल राइट्स मूवमेंट है ये आखिरी टॉपिक हम कवर करेंगे। सही, तो ये थी हमारी स्कीम ऑफ स्टडी। आज के हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि है कॉजेज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन, और यहाँ से हमारा बेसिकली जो आपका कोर्स है ये स्टार्ट हो जाता है से। और कोशिश तो यही होगी कि मैं जितना इजीली पॉसिबल वे है उसमें इसको आपको कन्वे कर सकूं, और इनके साथ अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं, या आप व्हाट्सएप ग्रुप में किसी भी ऐड जहाँ से आप आए लिंक के थ्रू ज्वाइन किया है, तो आप वहाँ पे भी मेंशन कर दें ग्रुप में ही, तो आपको वहाँ पे भी आंसर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो करते हैं हम अपना आज का जो टॉपिक है कॉजेज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन, इसको जो है हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या है। ओके, ये, और अगर मेरी पेस ज़रा ज़्यादा है तो मुझे तब भी बता दें, ताकि मैं इसको आराम आराम से लेकर सकूँ। अगर पेस ठीक है तो मुझे कंफर्म कर दें, हम इसी पेस से चलते रहेंगे। ठीक है, आपने अगर ये नोट कर लिए तो ठीक, नहीं तो मैं ये जो पिक्चर्स में शेयर कर दूँगा। तो आज जो हम स्टार्ट करने लगे हैं कॉजेज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के, जो हमारा अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ठीक है, उसके ऊपर जो यूरोपियन पावर्स थी उन्होंने कॉलोनाइजेशन जो की, और स्पेशली उसमें ब्रिटिश जो कॉलोनाइजेशन थी उसकी कॉजेज क्या थी। ठीक है, तो इनको वन बाय वन हम देखते जाते हैं कि ये क्या क्या इनकी कॉजेज थी, और इसको हम साथ साथ डिस्कस भी करते जाएंगे। द फर्स्ट वन एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन क्या था कि यहाँ पे कुछ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे। ठीक है, बिटवीन द एम्पायर, जो सबसे पहले है रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। बिटवीन एम्पायर्स, ठीक है, अब ये क्या थे। अब जब हम ये बात करते हैं कि रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्पायर था, एम्पायर्स थे, तो इसमें कौन कौन से एम्पायर्स का जिक्र होता है? इसमें आपका ब्रिटिश एम्पायर का जिक्र होगा। ठीक है, कि ब्रिटिश एम्पायर वो किस तरीके से इन कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व था, एंड सेकंड वन इज ऑटोमन एम्पायर, सल्तनत उस्मानी। सही, तो फर्स्ट जो कॉज है वो हमारी ये है रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्पायर। जो दो एम्पायर्स का, जो दो सुपर पावर्स का हमने जिक्र किया, तो उसमें हम ब्रिटिश एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर की बात करते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है इसमें बेसिकली क्या था कि जो
सल्तनत उस्मानिया थी और ये जो हमारा बरतानवी राज था, इनके जो रिलेशंस थे वो कुछ इतने अच्छे नहीं थे, और ओटोमन एम्पायर ने इनके साथ ये इन्हीं बैड रिलेशंस की वजह से इनकी जो ट्रेड थी वो ब्लॉक कर दी थी, कि वो एशियन जो कंट्रीज हैं उनके साथ ये ब्रिटिश ट्रेड नहीं कर सकते, वो ये ट्रेड रूट यूज नहीं कर सकते जो कि ओटोमन एम्पायर में से गुजरता हुआ एशिया के दूसरी साइड पे जाता है। सही। तो होता क्या है कि अब ये जो इनका रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट था, क्रिश्चियन और मुस्लिम जो इनका कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा था, जो स्लीपी जंगें थी एंड देन ऑनवर्ड्स, ये इसके बाद ऑटोमन एम्पायर के इसमें रूल में आता है। तो इन लोगों ने कोशिश ये की कि एक ऐसा रूट ढूंढा जाए कि हमें ऑटोमन एम्पायर का ये रूट जो है इसको फॉलो ना करना पड़े और हम एशिया के साथ ट्रेड भी कर सकें, ठीक है, और इनके रिलेशन मजीद जो हैं ये खराब ना हो। तो इसके लिए जो था इन्होंने एक नया रूट जो था ढूंढना शुरू किया, जिसके नतीजे में जो था हमें ये यूनाइटेड स्टेट्स जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ये हमने डिस्कवर किया। सही है। तो मेन आपका एक मेजर क्या है, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन एम्पायर्स। इसके अलावा इनके अपने जो ब्रिटिश एम्पायर है इसके अंदर ही इनके अपने रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, ठीक है, जिसमें आपको देखने में आता है रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट विद इन religious ब्रिटिश एम्पायर। तो इससे मुराद क्या है कि जो हमारे पास ब्रिटिश एम्पायर के अंदर जो था वो किस तरीके से रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट जो आपके पास इवेंट आपको नजर आते हैं या इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट नजर आते हैं, तो वो किसके दरमियान में नजर आएंगे? कैथोलिक्स वर्सेस प्रोटेस्टेंट्स। अच्छा, अब ये कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स जो हैं ये क्या हैं? बेसिकली जिस तरह हम इस्लाम में बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे सेक्ट्स हैं, लाइक अहले सुन्नत हैं, देवबंद हैं, अहले हदीस हैं, अहले तशी हैं। तो इसी तरह जो क्रिश्चियंस हैं उनके भी अपने सेक्ट्स हैं, उनके अपने कुछ हिस्सा के ग्रुप्स बने हुए हैं उनके ये रिलीजन के अंदर, जिसको ये फॉलो करते हुए अपना सारा काम कर रहे होते हैं, इनकी सारी जहाँ पे रिलीजियस एक्टिविटीज चल रही होती हैं। तो जो इनका सबसे बड़ा सबसे पहला मेन जो ग्रुप था वो था आपका कैथोलिक्स, ठीक है। ये जो कैथोलिक्स थे उस वक्त इनका बहुत ज्यादा होल्ड था आपके इकोनॉमिक अफेयर्स के ऊपर, आपके फॉरेन अफेयर्स के ऊपर, आपकी जो ब्रिटिश एम्पायर है, जो किंग है, इनके ऊपर इनका काफी होल्ड था, ठीक है। तो ये जो आपके पोप हैं, जो आपके क्रिश्चियन जिनको हम फादर्स कहते हैं, पोप जो हैं, तो इनका काफी होल्ड होता। तो लेकिन हुआ क्या कि एक ऐसा इंसिडेंट होता है, एक बंदा है जिसका नाम है यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं, लूथर किंग आई थिंक इसका नाम था। मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग ये एक पर्सन है, ये क्या करते हैं कि ये प्रोटेस्ट करते हैं। और वो जो प्रोटेस्ट है ये प्रोटेस्ट होता है इसका किसके अगेंस्ट? ये आपका उस वक्त का जो चर्च होता है जर्मनी का, कैथोलिक चर्च ऑफ जर्मनी, इसके अगेंस्ट जो है ना ये प्रोटेस्ट करता है, ठीक है। अभी इसने ये प्रोटेस्ट किया से, तो इसकी कुछ रीजंस थी। वो जो रीजंस थी इसने अपने कुछ रीजन दी थी। उस थीसिस का, उन रीजंस का जो इसने टाइटल दिया वो क्या था? आई प्रोटेस्ट, ठीक है। और इसने क्या किया, एक पेज के ऊपर आपने जो थी वो सारी ये इसने रीजंस लिखी कि मैं इस वजह से आपके इस जो कैथोलिक चर्च है इसके अगेंस्ट हूँ। और ये जो प्रोटेस्ट था इसका काफी पॉपुलर हुआ, तो जो इसके आहिस्ता आहिस्ता इसके फॉलोअर्स जो थे बढ़ना शुरू हो गए। और ये जो इसका आई प्रोटेस्ट थीसिस था इसके अंदर इसने 95 जो थी वो कॉजेज अपनी डिस्क्राइब की थी
कि मुख्तलिफ इशूज थे जो छोटे छोटे, वो चाहता था कि या तो इनको रिमूव कर दिया जाए कैथोलिक चर्च ऑफ जर्मनी में से, या फिर इनको रिफॉर्म कर दिया जाए। और जो लोग इससे इम्प्रेस होते गए वो इसके इस प्रोटेस्ट में शामिल होते गए, और ये प्रोटेस्ट बहुत तेजी से जो था ये आपके यूरोप के अंदर जो था ये स्प्रेड कर गया। और जो लोग मार्टिन लूथर किंग के इस प्रोटेस्ट को फॉलो कर रहे थे, तो उनका जो ग्रुप बना, जो बहुत तेजी से जो है आपका ग्रो हुआ, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटेस्टेंट्स हैं। ठीक है। तो इस तरह क्या था कि एक ग्रुप बन गया जो कि कैथोलिक चर्च को जो है वो फॉलो कर रहा है, जो इनकी डिवाइन जो पहले से ही जो इंस्ट्रक्शन थे उनको फॉलो कर रहे हैं। एक वो ग्रुप है जो कहता है कि मार्टिन लूथर किंग के इस आई प्रोटेस्ट जो थीसिस है, इसके अंदर जो कॉजेज बयान की गई हैं वो ठीक हैं, वो करेक्ट हैं, इनको जो था या तो रिफॉर्म किया जाए या तो इनको यहाँ से निकाल दिया जाए कैथोलिक चर्च के अंदर से। तो इस तरह ये जो थे दो ग्रुप बन के हमारे, कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट। और ये जो इशू था कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का, कि आपके पूरे यूरोप में जो था फैल गया, और स्पेशली जो आपका ब्रिटेन है, ब्रिटिश एम्पायर है, इसके अंदर इसको इसने काफी जो था अफेक्ट किया। स्पेशली ये जो था आपका ब्रिटेन, ये काफी इससे अफेक्ट हुआ, जिसकी वजह से क्या था कि आपकी जो मूवमेंट है, कॉलोनाइजेशन मूवमेंट है, वो बहुत तेजी से जो है ग्रो के इसको इंशाल्लाह ताला कल हमारा जो टॉपिक है ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका, उसके अंदर आपको काफी अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा कि मैंने ये क्यों कहा कि जो कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट का इशू है कि किस तरीके से मेजर रोल है वो पार्ट प्ले करता है इसमें ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के अंदर। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। दो चीजें हमने की हैं, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्पायर, जिसमें ऑटोमन एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर का हमने कॉन्फ्लिक्ट बताया कि ऑटोमन एम्पायर ने ब्रिटिश एम्पायर का ट्रेड रूट बंद कर दिया था, तो वो एशियन जो ये ट्रेड रूट है इसको नहीं पास कर सकते थे, अपनी ट्रेड नहीं कंटिन्यू कर सकते, जिसकी वजह से इन लोगों ने न्यू रूट्स जो थे वो डिस्कवर करना शुरू किए। ठीक है। और दूसरा था ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, और ये रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट स्पेशली कैथोलिक वर्सेस जो प्रोटेस्टेंट इशू है, ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है आपकी ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के अंदर। यहाँ तक अगर आप सबका जो पॉइंट क्लियर है तो आप तो मुझे बता दें। नोट क्लियर है? माइक ऑन करके आप लोग बता सकते हैं। अच्छा, आई होप सो क्लियर है, क्योंकि किसका रिस्पॉन्स नहीं आया, तो अगर किसी को कोई इशू होता है तो आप लोग उनसे एंड पे पूछ सकते हैं। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारी मेजर कॉज जो है जो हम बात करते हैं, तो वो क्या था? सर्च फॉर न्यू रूट, जो कि ऑटोमन एम्पायर की तरफ से आ जाता है, तो इसको हम थर्ड कॉज भी कहते हैं। सर्च फॉर न्यू राउट। इसको मैं किस तरीके से जो है वो आपको करता हूँ एक्सप्लेन। ये यहाँ पे आप देखें कि हमारा ये है आपका एशिया। ठीक है, ये है यूरोप, यहाँ पे आपका ये अफ्रीका आ जाता है। ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया कि जो यूरोपियन और ऑटोमन एम्पायर का जो टसल था, उसमें ये जो इनका रूट था, जो कि ये आपके इंडियन कॉन्टिनेंट को, आपके चाइना को, और आपके ये यहाँ पे बाकी आगे फार फर्लॉन्ग कंट्रीज जो थे यहाँ तक जाता था, तो ये पूरा रूट जो था इन लोगों ने बैन कर दिया ऑटोमन एम्पायर ने, कि आप यहाँ से ट्रेड नहीं कर सकते। अब यूरोपियन जो पावर्स थी या जो यूरोपियन कंट्रीज थी, उनके लिए काफी इशू था कि वो कैसे इतने बड़े कॉन्टिनेंट को, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे अच्छी खासी पॉपुलेशन रहती है, तो यहाँ पे कैसे ट्रेड करें। तो देन दे स्टार्टेड थिंकिंग कि क्यों ना हम ऐसा करें कि हम एक नया रूट ढूंढते हैं। और उसी रूट के नतीजे में इन लोगों ने जो था ये अफ्रीका के साथ इनकी ट्रेड काफ़ी इंक्रीज हुई। इसके अलावा इन्होंने ये कंसीडर किया कि एशिया जो है वो हमारे किस में है, ईस्ट में एशिया आता है। तो क्यों ना, दुनिया तो गोल है,
ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी कहा कि दुनिया गोल है, तो क्यों ना हम अगर इसके वेस्ट में, यूरोप के वेस्ट में ट्रैवल शुरू करें, तो हम एशिया के यहाँ ईस्ट से एंटर हो सकते हैं, क्योंकि दुनिया गोल है, घूम के वापस हमने इस साइड कॉर्नर पे आ जाना है, और ऑटोमन एम्पायर को भी नहीं पता चलेगा और हमारी ट्रेड रिकंटिन्यू हो जाएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जब हम वेस्ट में जाएंगे तो वेस्ट में एशिया नहीं आएगा, बल्कि एक न्यू जो था कॉन्टिनेंट डिस्कवर होगा, जिसको हम यूएसए का नाम देते हैं। ठीक है। और इस वक्त इन्हें यहाँ पे नहीं पता था कि यहाँ पे क्या चीज है। सही है। अब जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो था ये सारा डिस्कवर किया, और उसके बाद क्लियर नहीं है। ये मैं ग्रुप में जो है ना आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, पिक्चर। इज इट विजिबल नाउ? हाँ हाँ, अभी जो है सिर्फ मैप के ऊपर ही मैंने फोकस किया हुआ है। ओके। ठीक है। तो अभी क्या था कि इन्होंने अब नया रूट ढूंढना था, और इन्हें आइडिया नहीं था कि यहाँ पे समुद्र नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक न्यू जो था वो हमारी एक लैंड है, पार्ट ऑफ लैंड है, जिसको हम द लोस्ट वर्ल्ड के नाम से जो है कंसीडर करते हैं। द लोस्ट वर्ल्ड। और जब ये इसको हमने डिस्कवर कर लिया, तो इसको हमने नाम दिया था द न्यू वर्ल्ड। द न्यू वर्ल्ड। ठीक है। और यहाँ इस तरह जो था ये आपका अमेरिका डिस्कवर हुआ, और यहाँ पे फिर जो था जब ये डिस्कवर हो गया, तो बाकी यूरोपियन जो पावर्स थी, जिनमें आपका स्पेन है, फ्रांस है, आपका इटली आ जाता है, आपका नीदरलैंड्स आ जाता है, ब्रिटेन है, तो ये कुछ ऐसी पावर सुपर पावर्स थी उस वक्त की यूरोप के अंदर। सुपर पावर नहीं कह सकते आप, मेजर पावर कह सकते हैं। जो मेजर जो पावर्स थी, तो उन लोगों ने इस न्यू जो वर्ल्ड को डिस्कवर किया, इसके ऊपर कॉलोनाइजेशन स्टार्ट कर दी, और इस तरीके से जो था सर्च फॉर न्यू रूट एक हमारा ये यहाँ पे भी कॉज कंसिडर होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सर्च फॉर न्यू रूट थर्ड जो था हमारा इशू। अच्छा, जो नेक्स्ट जो कॉज है उसको हाँ, जो फोर्थ कॉज है वो है हमारी इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। ठीक है। इम्प्रूवमेंट एंड टेक्नोलॉजी की जब मैं बात करता हूँ, तो उससे क्या मेरी जो है वो मुराद होगी, क्या मेरा मीनिंग होगा कि आपका जो ये जो टाइम पीरियड है, जो हम बात करते हैं ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन की, इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका स्टार्ट हो जाता है, आई थिंक तो 1607 से ऑनवर्ड आपका ये 1733 तक चलता है। सही है। तो ये जो टाइम पीरियड है, इससे पहले जो हमारा 1607 से पहले का जो टाइम पीरियड है, हम उसको कहते हैं रेनेसेंस। ठीक है। रेनेसेंस का जो ये टाइम पीरियड है, यानी हम जिसको कहते हैं एनलाइटनमेंट का इरा, जिसके अंदर काफी ज्यादा इन्वेंशन हुई, काफी ज्यादा हमने जो था इनोवेशंस की। तो ये जो टाइम पीरियड है, इसमें बहुत सी नई टेक्नोलॉजीज जो थी वो आई, और जो ओल्ड हमारे पास चीजें थी उनके अंदर काफी इम्प्रूवमेंट हुई। तो अब जो पुरानी चीजें थी जिनमें इम्प्रूवमेंट हुई, या जो नई चीजें बनी, तो उसके अंदर क्या क्या था? एक तो था हमारे पास गन पाउडर। ठीक है। गन पाउडर जो था इंट्रोड्यूस हुआ हमारे वर्ल्ड के अंदर। इसके अलावा जो था, हम जो बात करते हैं कंपास, जिसको देख के हम डायरेक्शन जो है वो निकालते हैं। और फिर कंपास जब हमने इन्वेंट किया, तो इसकी इनोवेशन के तौर पे एक और चीज है जिसको हम सेलिंग कंपास कहते हैं। सॉरी, सेलिंग कंपास है। एंड देन आपकी जो शिप बिल्डिंग जो टेक्नोलॉजी है, जिसके शिप मेकिंग जो आपकी इंडस्ट्री है, वो काफी ग्रो हुई थी इस वजह से।
तो ये जो थी फोर्थ हमारी जो काज है इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, तो ये चार चीजें जो थी ये आपकी काफी इसमें जो है वो मेजर रोल प्ले करती हैं। गन पाउडर के आपकी जो गन इंडस्ट्री है, जो आपकी वेपन इंडस्ट्री है, वो आपकी ग्रो करती है, ठीक है। इसके अलावा आपने इन्हें जो है कंपस इन्वेंट की है। फिर ये सेलिंग कंपस जो है हमारे पास आती है, और ये सेलिंग कंपस जो था इसकी वजह से इसकी इन्वेशन जो ये नई आई, तो हमारी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री या शिप मेकिंग इंडस्ट्री जो है ये बहुत तेजी से ग्रो हुई। और जो सेलर्स थे, जो बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, स्पेशली ब्रिटेन है, तो इनके अंदर खुद ही एक इंटरेस्ट पैदा हुआ कि यार जब हम इतनी चीजें बना रहे हैं, क्यों ना हम अपनी वेटनरी को भी जो है वो चेक करें, क्या ये जो है वो अ, ठीक है, यूजफुल है, क्या ये सही चीजें जो हम बना रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो कंपस हमने बनाई है, जो हम शिप्स बना रहे हैं, तो क्या ये किसी काम आ सकती भी हैं कि नहीं आ सकती, इनको टेस्ट करने के लिए इन चीज़ों को इन लोगों ने जो था अ, ये कोलोनाइजेशन के अंदर जाके बेसिकली इनको टेस्ट किया था, ठीक है। जब कोलोनाइजेशन स्टार्ट हुई उसमें अभी हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ जो छोटी छोटी जो है वो इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं रेड इंडियन के साथ, या जो हमारे अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ऊपर जो पहले से ही जो पॉपुलेशन थी, जो लोग वहाँ पे इनहेबिटेंट्स थे, तो वहाँ पे जाके इनके साथ इन्होंने अपना गन पाउडर यानी अपनी वेपन इंडस्ट्री जो है इसको टेस्ट किया, और इसके अलावा अपनी शिप बिल्डिंग, तो ये कितने ज़्यादा लोगों को वहाँ पे जो लेके जाते हैं, तो ये चीज़ भी हमें वहाँ पे अपनी जो कल का लेक्चर है इसमें देखने को मिलेगा, ये वाला का पॉइंट। अच्छा, अभी क्या था कि ये चीज़ें तो हो गई, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी हो गया, नया रूट भी चाहिए था हमें हमें जो अपनी टेक्नोलॉजी को टेस्ट भी करना था। फिर इनका एक और मसला क्या था, वो मसला ये था प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। अब ये किस तरीके से पॉपुलेशन ने रोल प्ले किया उस वक्त, सिर्फ और सिर्फ अगर आप बात करें यूरोप की, तो यूरोप की पॉपुलेशन की उस टाइम पे, ये रेनेसेंस का जो टाइम है, 15 मिलियन लोगों की जो थी ये पॉपुलेशन थी, ठीक है। और इन लोगों के पास रहने को इतने घर नहीं थे जितने लोग हो गए थे, तो इन लोगों ने यही चीज डिसाइड की, क्यों ना हम जो था, जो कॉलोनाइजेशन कर रहे हैं वहां पे लोगों को बेचते जाएं, और यहाँ पे यूरोप के अंदर हमारी पॉपुलेशन जितनी कम से कम हो उतना जो है उनके लिए बेटर है। तो पॉपुलेशन ने भी एक काफी रोल मेजर रोल प्ले किया था आपकी कॉलोनाइजेशन के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे जो एक और में आपका पॉइंट काफी प्रोमिनेंट है, वो क्या था, डिजायर ऑफ वेल्थ। कि जितनी भी ये यूरोपियन कंट्रीज के मैं नाम लेता हूँ, फ्रांस हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा, नेदरलैंड है, ब्रिटेन है, और कौन सा ये चार पांच जो कंट्रीज हैं, तो ये काफी ज्यादा जो थी ये लालची थी, इनके अंदर जो है ना वेल्थ गैदर करने की, कलेक्ट करने की बहुत ज्यादा जैसे स्ट्रॉन्ग डिजायर थी इनकी। और इसके अलावा यहाँ पे हम जो बात करते हैं इसको इंपीरियल रेस की, तो ये बेसिकली एक इंपीरियल रेस थी कि जिसके पास जितना ज्यादा जो है वो एरिया उसके अंडर होगा, वो उतना ज्यादा पावरफुल और इन्फ्लुएंस जो कंट्री कहलाएगा। तो ये लोग क्या करते थे, वेल्थ गैदर करते रहते थे और अपना एरिया जो है कोशिश करते थे ये इंक्रीज करते रहें। तो अब अमेरिका के अंदर इनको क्या चीज नजर आई, अमेरिका जब डिस्कवर किया और इसकी जो एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुई, और ये कॉलोनाइजेशन जो आपके एक्सप्लोरर्स थे, सेलर्स थे, इन लोगों ने जाके वहाँ पे देखा, तो इनको वहाँ पे काफी चीजें नजर आई, जिसकी वजह से अमेरिका का नाम पड़ गया था। एट दैट टाइम अमेरिका वाज नाउन एज गोल्ड लैंड, या लैंड ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो ये इस नाम से जो था ये जाना जाता था, यानी यहाँ पे गोल्ड से मुराद खाली सोना ही नहीं था, यहाँ पे बहुत से और मिनरल्स थे। यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर का इतना काफी फास्ट अमाउंट में आपको यहाँ पे एरिया मिलता है, आपको यहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं, आपको यहाँ पे ये ओशनरी जो है काफी के साथ इनका जो कनेक्शन है। तो काफी जबरदस्त किस्म के यहाँ पे जो था इसका ये एरिया था, ये सारी इसकी जियोग्राफी थी, जिसकी वजह से इसको हम द लैंड ऑफ गोल्ड या गोल्ड लैंड भी कहते थे।
और इसी चीज़ ने जो था इनको अट्रैक्ट किया, और जो ब्रिटेन था इसने इनका जो नदरन जो हमारा अमेरिका है उसके अंदर ये एक पार्ट को क्लोनाइज करना स्टार्ट किया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मैं अभी अभी जिक्र करके गया कि डिजायर ऑफ वेल्थ वाले टॉपिक में कि यहाँ पे एक इंपीरियल रेस जो थी स्टार्ट हुई थी। इंपीरियलिज्म या इंपीरियल रेस जो थी इन कंट्रीज के दरमियान थी, तो वो क्या था कि जो कंट्री जितना ज्यादा एरिया गैदर करती है वो उतने ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है, उतनी पावरफुल होती है, तो दे ट्राई टू गैदर वास्ट एरिया ऑफ लैंड। अगर आप मेरे पास एक मैप था यहाँ पे, भी इसका मैं शो नहीं कर सकता, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो उसमें बेसिकली क्या था कि कंट्रीज दिखाई गई थी कि ये जो चार कंट्रीज हैं, जिसमें चार पांच कंट्रीज हैं, स्पेन, फ्रांस, नीदरलैंड्स, ठीक है, एंड ब्रिटेन। इन चार कंट्रीज ने पूरी दुनिया के ऊपर जो जिन जिन इलाकों में कॉलोनीज बनाई अपनी, तो वो कहाँ कहाँ पे थी। तो एक काफी जो था इंटरेस्टिंग मैप था, वो मैं आप लोगों के साथ ये लेक्चर के बाद शेयर कर दूंगा। ठीक है, नोट काइंडली मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा कि ये मैंने आपके साथ शेयर करना है। तो इसके अलावा जो ये इंपीरियल रेस है, इसमें बेसिकली यही बताया था कि इन्होंने बहुत ज्यादा जो था वो वास्ट एरिया ऑफ लैंड जो था ये गैदर किया था, कैप्चर किया था, और अपना कोशिश करते थे कि जिसके पास ज्यादा एरिया हो वही पावरफुल कहलाएगा। तो ये इन चार कंट्रीज के दरमियान जो था इनकी ये पावर जो स्ट्रगल थी, तो ये चलती रही। जिस तरह अगर आजकल हम बात करते हैं कि यूएसए है, चाइना है, रशिया है, तो ये तीनों कंट्रीज के दरमियान जो पावर जो टसल है, जो है, इनकी राइवलरी है, तो ये इनके अंदर नजर आती है। जबकि जो आपकी उस टाइम का जो पावर्स थी, वर्ल्ड पावर्स, उसके अंदर स्पेन, फ्रांस, नीदरलैंड, ब्रिटेन, एंड देन आपके पास ऑटोमन एम्पायर था। तो ऑटोमन एम्पायर को हम निकाल देते हैं क्योंकि ये इसके अंदर कॉलोनाइजेशन के अंदर कोई रोल नहीं है इनका। तो इन्होंने कोई कॉलोनी नहीं बनाई और इसका तो कोई काम नहीं किया, हम जस्ट यूरोपियन कंट्रीज की बात करते हैं। ठीक है, एंड देन इनका लास्ट जो यहाँ पे मैं एंड करूँगा वो है ट्रेड। कि ये अपने ट्रेड रिलेशंस जो थे वो डिफरेंट कंट्रीज के साथ बिल्ड करना चाहते थे। तो जिनके अंदर अगर आपको जो नज़र आए तो इनके ट्रेड रिलेशंस थे एशिया के साथ किस चीज़ के ट्रेड रिलेशन थे इनके? एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर। इसके अलावा क्लॉथिंग इंडस्ट्री इनकी यहाँ से थी, काफ़ी जो थी पॉपुलर थी। स्पाइसेस थे यहाँ से जाते। ठीक है, और अगर हम अफ्रीका की बात करें, क्योंकि उस वक्त अफ्रीका तो था मैप में, तो अफ्रीका के से इनकी स्लेव ट्रेड चलती थी। ठीक है, तो ये इनके ट्रेड कुछ रिलेशन थे जो ये बिल्डअप करना चाह रहे थे, और ये चाह रहे थे कि एशिया की जो ट्रेड बंद हुई तो एग्रीकल्चर का जो था इनका ये सामान खत्म हो गया, आना जाना, इनके पास क्लोथिंग का जो कुछ नहीं इतना खास था, और स्पाइसेस जो थे ये यहाँ से नहीं लेके जा सकते थे। तो इसी जो था ये ट्रेडिंग एक्टिविटी को रिज्यूम करने के लिए इन्होंने न्यू रूट ढूंढा, जो कि बाद में अमेरिका के ऊपर चला गया, और ये सारी कहानी इस तरह है। तो ये कि कुछ आठ इसकी कॉजेज हैं, ठीक है, जो कि कॉलोनाइजेशन की, स्पेशली ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो ये आपके इस अंदर आ जाती है। मैं रिपीट कर देता हूँ वन बाय वन, तो इनके अगर कुछ चीज़ मिस हो गई तो मुझे बता। Causes of British colonization. First major cause religious conflict with other empires, जिनमें मेजर तौर पे आपको ऑटोमन एम्पायर नजर आता है। इनके साथ इनके रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है, जिसकी वजह से इनका ट्रेड रूट बैन हो गया था। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट विद इन ब्रिटिश एम्पायर, तो इसका मैंने बताया कि ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही जो था कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट्स जो था ये इशू चल रहा था, और ये प्रोटेस्टेंट्स का जो ग्रुप आया था बेसिकली ये मार्टिन लूथर किंग के फॉलोअर्स को हम प्रोटेस्टेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब ये मार्टिन लूथर किंग कौन था? ये एक कैथोलिक था, लेकिन ये कैथोलिक जो चर्च ऑफ जर्मनी है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता है कि मुझे इसमें कुछ ना कुछ रिफॉर्म चाहिए।
और वो उन रिफॉर्म्स को एक केसेस की सूरत में एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में इसने जो था वो प्रेजेंट किया, जिसको ये प्रोटेस्ट के नाम से कहता है, और इसके अंदर 95 कॉजेज जो थे उसने डिस्क्राइब की थी। सही है। और इस तरह ये आपका पास जो प्रोटेस्टेंट का ग्रुप बन गया और एक कैथोलिक का ग्रुप बन गया। कैथोलिक्स कहते थे कि हमने चेंज नहीं करना, प्रोटेस्टेंट कहते थे कि हम प्रोटेस्ट तब तक करते रहेंगे जब तक चेंजिंग आ ना जाए। डिस्टोर्शन है, अभी क्लियर है या अभी भी डिस्टोर्ट है? इमेज क्लियर है सर। ओके ठीक है। तो देन हमने देखा कि दूसरी हमारी डिजायर क्या थी, सर्च फॉर न्यू रूट, जो कि हमें बैन लगाया गया था ऑटोमन एम्पायर की तरफ से। वो बैन क्या था कि हम इंडिया में ट्रेवल नहीं कर सकते, हम एशिया के दूसरे जो कंट्रीज हैं, जो एरियाज हैं, वहाँ पे नहीं जा सकते, इस जो बाउंड्री की वजह से, ऑटोमन एम्पायर की वजह से। ठीक है। अब इसके नतीजे में क्या हुआ, इन्होंने अफ्रीका के साथ इनकी स्लेव ट्रेड और बाकी स्पाइसेस वगैरह एग्रीकल्चर के लिए जो था ट्रेड ज्यादा हुई, लेकिन ये चाहते थे कि एशिया को ही जो है ये परस्यू करें। उसके लिए इन्होंने यूरोप के वेस्ट में ट्रेवल करना शुरू किया और फाइनली इन्होंने डिस्कवर किया द लॉस्ट वर्ल्ड को, जिसको बाद में हम द न्यू वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि रेनेसेंस के जो टाइम पीरियड था उसके अंदर हमने काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट देखी टेक्नोलॉजी के अंदर, जिसमें गन पाउडर सबसे इम्पोर्टेंट है। आपका जो आपकी वेपन इंडस्ट्री है उसके लिहाज से जो आपकी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है उसमें कंपास और सेलिंग कंपास ने काफ़ी रोल प्ले किया था। सही है। एंड इसके अलावा जो पॉपुलेशन का प्रेशर था कि 15 मिलियन की जो है पॉपुलेशन हो गई हुई थी आपके यूरोप के अंदर ही, और इस वजह से जो था ये अपनी पॉपुलेशन को यहाँ से मूव करना चाहते थे। देन सिक्स जो कॉज है, डिजायर ऑफ वेल्थ, जितना अपने आप को जो था ये वेल्दी बनाते थे। ठीक है। और वेल्दी करने की इनकी जो तरीका था वो क्या था, या तो कॉलोनीज बना लो या फिर उनके जो वहाँ पे मिनरल्स हैं, ये जो वहाँ पे आपके पास चीज़ें हैं उनके ऊपर जाके कदम कहते करो। और यही जो था इनके, इसको लस्ट कह लें, डिजायर कह लें, तो वो इन्हें अमेरिका की तरफ ले आई। यस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर ये जो आपने पॉपुलेशन बताई है इसकी 5 मिलियन, ये किस एरा की बात कर रहे हैं आप? एग्जैक्ट बताएंगे कौन से साल की बात कर रहे हैं? ये आपका जो रेनेसेंस का जो टाइम पीरियड है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, 1607 से पहले। ओके सर। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? ओके। तो डिजायर ऑफ वेल्थ जो था इनको ये इस द लैंड ऑफ गोल्ड की तरफ, या जो हम कह लें कि अमेरिका की तरफ इनको ले आई। इसके अलावा इंपीरियल रेस थी। इंपीरियल रेस में हम ये लोग क्या कहते थे कि जितना ज़्यादा आपका एरिया है आपकी कंट्री का उतने ज़्यादा पावरफुल। ठीक है। और आई थिंक मेरे पास एक एग्जांपल भी थी कि जो इनकी क्वीन जो हैं अभी एलिजाबेथ, आई थिंक सो, तो ये 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर जो था इनकी हुकूमत थी। ठीक है। यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने जो था कॉलोनीज बनाई थी, और ये जब यानी इनकी कॉलोनीज खत्म हुई और ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनी, तो अभी भी जो है ये इनकी वहाँ पे कंट्रोल है, होल्ड है, ये वहाँ के डिसीजंस खुद करते हैं। ठीक है। तो ये सबसे बड़ी जो इनकी लैंड है, ये 3 कॉन्टिनेंट इनके रूल के अंडर आते हैं। इतनी ज्यादा जो था इन्होंने लैंड जो थी ये कैप्चर की हुई थी। और ये जो पावर्स हैं या जिन कंट्रीज का हम बार बार जिक्र करेंगे अपने इन इसकी प्री इंडिपेंडेंस इरा में, उसमें स्पेन का जिक्र होगा, फ्रांस का जिक्र होगा, नेदरलैंड्स और ब्रिटेन का जिक्र होगा। ठीक है। ब्रिटेन को तो हम क्योंकि स्टडी कर रहे हैं, ब्रिटेन का इन तीनों के साथ जो भी इश्यूज थे, जो भी रिलेशंस थे, उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली ट्रेड रिलेशंस थे कि ये इनको जो था दोबारा कंटिन्यू करना चाहते थे एशिया के साथ। क्यों? क्योंकि इनके एग्रीकल्चरल रिलेशंस थे, क्लॉथिंग रिलेशंस थे, और स्पाइसेस यहाँ से जो था ये इंपोर्ट करते थे, और अफ्रीका से स्लेव ट्रेड करते थे। ठीक है। तो ये हैं बेसिक आपकी कुछ मेजर कॉजेज इस कॉलोनाइजेशन मूवमेंट की, ये कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुई है। ठीक है। यहाँ तक अगर किसी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।
अदरवाइज ये मेन टॉपिक है हमारा यहाँ पे एंड हो गया। ओके, नो क्वेश्चंस, ठीक है। सर रिकॉर्डिंग्स काइंडली ग्रुप में शेयर कर दें सर, लेट हो गया था कुछ। श्योर, मैं शेयर कर दूंगा। जी सर। तो जहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन हो पूछें, अदरवाइज फिर हम लेक्चर पे नो सर। ठीक है। आज जो था इसको मजीद कंटिन्यू करते हैं, लेकिन हमारा टाइम जो था वो पहले काफ़ी हो गया था, वेस्ट हो गया था। आइडिया नहीं था कि फेसबुक लाइव पे इशू आएगा वॉइस का या वीडियो का। डेट्स वाई हमने यहाँ पे जूम पे शिफ्ट किया। नेक्स्ट हमारी जो क्लास है वो यहाँ पे हुआ करेगी। तो सही सर। 8:15 से 9:15 तक आपकी ये क्लास होगी, और ये आपके 7 से 8 दिन के अंदर इंशाल्लाह कोशिश होगी कि ये सिलेबस आपका कवर हो जाए। ठीक है, ओके सर। थैंक यू सो मच। और मैं रिकॉर्डिंग जो है ये अभी कुछ देर तक, यानी कि अभी हो जाएगी, फॉर्मेट हो जाएगा, तो मैं आपको शेयर कर दूँगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह सर।